सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। खास मौके पर यह सार्थक संवाद है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति बड़े तनावपूर्ण माहौल से गुजर रही है। तमाम देशों के बीच में परस्पर संबंध काफी खराब चल रहे हैं। भारत के संदर्भ में भी स्थितियां काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे अपने पड़ोसी मुल्क अर्थात पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहद तनाव भरे हो गए हैं। एक ऐसी आशंका लोगों के जहन में आ गई कि कभी भी युद्ध के हालात बन ही नहीं सकते, बल्कि युद्ध छिड़ सकता है। और ऐसे हालात के बीच में जब भारत सरकार के गृह विभाग ने यह फैसला लिया कि देश भर के तकरीबन 350 शहरों में मॉक ड्रिल कराई जाए कि जब युद्धकालीन परिस्थिति हो तो किस प्रकार से नागरिकों का व्यवहार होना चाहिए, सुरक्षा संबंधी क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे माहौल में किसी अनुभवी सैन्य विशेषज्ञ से बात करें। तो हम सीधे रुख कर रहे हैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का। एक जाना पहचाना चेहरा है। रक्षा क्षेत्र में उनकी सेवाओं को पूरा देश मान्यता देता है और उनके सैन्य अनुभव के संदर्भ में हमेशा देश लाभान्वित होता है। तो बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तनावपूर्ण भरे माहौल में। और जानना आपसे चाहता हूं, क्या महसूस कर पा रहे हैं इस समय भारत पाकिस्तान की स्थिति को आप? देखिए, भारत पाकिस्तान की स्थिति जैसे आपने बताया बहुत तनावपूर्ण है। और ये जो 22 अप्रैल को इन्होंने ये कॉम्युनल हत्याकांड किया, पहले तो घोड़े पे चढ़कर जनरल आसिम मुनीर, जिनको मुल्ला आसिम मुनीर कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, वो जो है उन्होंने एक सिविलाइजेशनल वॉर की स्पीच दी कि द क्लैश ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम सिविलाइजेशन, कि वो दोनों कभी मेल नहीं खा सकते, दुश्मनी है, ये है वो है। और उसके एक हफ्ते बाद ठीक उसके जो टेररिस्ट गुर्गों ने, ये जो अपने आप को लश्कर तैयबा और अब अपने आप को कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स कह रहे हैं के नाम से बोल रहे हैं, उन्होंने पहलगाम में वो घृणित हत्याकांड किया। पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर, मजहब पूछ पूछ कर मारा। औरतों के सामने उनके पतियों की हत्या करी, बच्चों के सामने बाप को मारा, दरिंदगी की हदें पार कर दी। हमारे कोई 28 से 30 कह रहे हैं शहीद हुए, शामिल फॉरेन नागरिक, और जो 17 के करीब घायल हुए। तो ये तो अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। कब तक हमारी बेचारी बेटियां रोएंगी इस तरह बिलख बिलख कर टेलीविजन के ऊपर? ये तो सीना चीर देने की बात है। और अब समय आ गया है एक स्ट्रांग रिस्पांस देने का, और वो रिस्पांस शुरू हो गया है। गवर्नमेंट ने होल ऑफ द अप्रोच अडॉप्ट किया है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, जिसके तहत डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला गया है, जिसके तहत हमने जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला है, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में होल्ड किया है, ठंडे पसीने पाकिस्तान में छूट रहे हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है ऐसे बेशर्म मुल्क के लिए। तो अब काइनेटिक एक्शन की संभावना बहुत बढ़ गई है। बढ़ गई क्या है, मतलब आप निश्चित समझिए कि अब काइनेटिक एक्शन होगा। प्रधानमंत्री जी ने 29 अप्रैल को फ्री हैंड दिया है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। फ्री हैंड मतलब खुली छूट दी है कि वो टारगेट चूज करें, कैसे कब कहां अटैक करना है। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स के ऊपर छोड़ दिया है। मैं जनरल साहब कुछ चीजें समझना चाहता हूं पहलगाम हमले के संदर्भ में। हम मानते हैं कि हमारी सीमाएं बड़ी सुरक्षित हैं। हम मानते हैं कि धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के बाद से वहां पर चीजों को बहुत बेहतर कर लिया गया है। अगर ये सब है तो इसके बावजूद भी पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो पाया, ये सवाल। और आपसे जानना ही चाहता हूं कि कौन सी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह हमला कैसे हो पाया यह महत्वपूर्ण है, या हमला हो जाने के इतने दिन बीत जाने के बाद भी हम खोज नहीं पाए हैं कि वो हमलावर कहां गए, यह बात महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी कोई दृष्टि जाती है क्या? ये 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास ने बड़ा जबरदस्त हमला किया। 1700 इजरायलियों को वो इसलिए मारा केवल क्योंकि वो ज्यूज थे, यहूदी थे। ठीक है,
लेकिन इजराइल ने अगले दिन से पलटवार शुरू किया और वो जो है उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह वो सब बाद में हो जाएगी, किसकी गलती थी, क्यों थी, कहाँ थी, कैसे खड़े थे, गिलास हाथ में था या नीचे था, ये सब बकवासबाजी करने के अलावा उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियां लगाई पलटवार करने। और सर उनका पलटवार चल रहा है अभी तक। 2,70,000 के करीब जो है फिलिस्तीनी और ये अरब जो है वो मारे गए, ठीक है, बट इट इज कंटिन्यूइंग। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम किसने क्यों किया, कहां किया, गलतियां तो है, शरेआम गलतियां हुई हैं, तभी तो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है। गलतियों के बगैर थोड़ी ना होता है। किसने अलाउ किया उनको उस रिमोट एरिया में जाने का, जो कि 1.5 घंटे दूर है रोड से, ठीक है, पैदल चल के आना पड़ता है, 1.5 घंटे लगते हैं जिसको भी आना है मदद के लिए। किसने इजाजत दी थी वहां टूरिस्ट रेस्टोरेंट खोलने के लिए? अगर खोले थे तो वहां पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? ये 50 सवाल आप पूछ सकते हैं। जब मैं जम्मू कश्मीर में था, हर साल अप्रैल के महीने में हम लोग जो है सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू करते थे पहलगाम की ऊपर की पहाड़ियों में, द्रास के ऊपर की पहाड़ियों में, क्योंकि पहलगाम मेन बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का जी। तो अप्रैल के एंड में क्यों नहीं वहां पे एडिशनल ट्रूप्स भेजे गए थे? मुझे ये सब सवाल तो है, लेकिन मेरा प्लीज फिर भी कहना है कि आप ये सवाल स्थगित करिए टाइम बीइंग के लिए और लड़िए। मैं सवाल तो स्थगित कर दूंगा बख्शी साहब, हमला कैसे हो गया इस पर भी नहीं जाते, पर हमला करने के बाद वो लोग कहां खो गए हैं, क्या इस पर हमें अपना समय नहीं लगाना चाहिए ये जानने पहचानने के लिए कि आखिर वो कौन मददगार हैं जिन्होंने इन लोगों को हमले के बाद गायब करने में मदद कर दी? ये जानना जरूरी नहीं है युद्ध में जाने से पहले? हाँ, देखिए ये जानना जरूरी है और मैं आपको सीधा सवाल देता हूं कि लोगों को उस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता, कख नहीं पता। वो घना जंगल है, नॉट सिर्फ प्राइमरी जंगल, टर्शरी जंगल भी, ठीक है साहब। उसमें आप जो है एक पलटन क्या 3-4 पलटने छुपा सकते हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो 4 आदमी का छोटा गिरोह उसको जंगल में छुपने की, जिसको मालूम था कि मेरे पीछे अब पूरी फौज टूट के आएगी, मेरे पीछे पुलिस आएगी, पैरामिलिट्री फोर्स आएंगे, तो वो पहले से अपने वो हाइड आउट चुन के बैठा हुआ है, स्टॉक करके रखी होंगी, और जंगल कवर की वजह से हमारे ड्रोन भी उसे पिकअप नहीं कर सकते। कोई उनका जो है ट्रैकर डॉग्स भी इतना कामयाब नहीं हुए। ऐसे जंगलों में टेररिस्ट जो है वो सालों के लिए छुप जा सकता है, ठीक है साहब, ये यथार्थ है जी। जंगल वॉरफेयर में जब बर्मा के जंगलों में हमले हुए थे, पूरी डिवीजन मतलब कि 20-20 हजार लोग आके जंगलों में छुप जाते थे, आपको पता नहीं चलता था। अब आप ये तो मतलब एक नीडल इन अ हेस्टैक, मतलब भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने की बात है, टाइम लगता है, ठीक है। तभी हम शुरू से कह रहे थे कि वो तो मारेंगे मारेंगे, जब हाथ चढ़ेंगे जला के मारेंगे सब। लेकिन इन द इंटरिम आप फोकस करिए बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर। हर बारी हमको बस यही चूरन दे दिया जाता है कि साहब नहीं हम उनको मार डालेंगे, कर देंगे, गाड़ देंगे। अरे वो 3-4 वो तो एक्सपेंडेबल है। असली गुनाहगार है पाकिस्तान का आसिम मुनीर, असली गुनाहगार है पाकिस्तान की फौज और ISI। क्या किया है आपने उनको? अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए वो तो ये मोहरे गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं मूल सवाल पर आता हूं, किस लिए करेंगे हमला? हमने 47-48 में भी युद्ध लड़ा, हमने 1965 में लड़ाई लड़ी भी और बताते हैं कि जीती भी। 71 की जीत की तो कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, कारगिल के संदर्भ में भी कहते हैं हम जीते, पर हम पाते क्या है? इस बार अगर युद्ध के संदर्भ में बात है, हमले के संदर्भ में बात है, प्रतिशोध के संदर्भ में बात है, तो बख्शी साहब की अपेक्षा क्या है? जाके करना क्या है? मरते रहेंगे हिंदुस्तानी तो कुत्ते हैं ना, नाली के गली के कीड़े हैं ना, मर जाने दो। 26 मर गए, 166 मर गए, कुछ नहीं करने की जरूरत। क्या चाहते हैं हम करके? नहीं, आप कह क्या रहे, मुझे नहीं समझ आया। मैं पूछता हूं आपसे, आपको बताने की कोशिश करता हूं। अरसे से कहते आ रहे हैं कि पाक के कब्जे में जो कश्मीर है वो हमारा है। क्या इस बार बख्शी साहब चाहेंगे कि अगर आप सीमा पार करते हैं
तो फिर किसी समझौते की टेबल पर जीते हुए हिस्से को सौंप बताइएगा। वो जो आप बताते हैं संसद में कि वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा ही रहे, ऐसी कोई अपेक्षा बख्शी साहब की है? जो खून हमारे जवान बहाते हैं, क्या उसके सम्मान की कोई उम्मीद बख्शी साहब रखते हैं? ये सवाल है। देखिए, मेरा जवाब बहुत सीधा आपको है कि इस वक्त पाकिस्तान आपके बरखिलाफ एक लो कॉस्ट जो है वो युद्ध छेड़ रहा है, प्रॉक्सी वॉर, और 30 सालों से चली आ रही है। पहले पंजाब में हुआ, फिर जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया। हमारे कोई 80,000 से ज्यादा सैनिक, अर्धसैनिक, सिविलियन, पुलिस मारे गए। ठीक है, जानते हैं ये पूरा आंकड़ा? जी आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पे जाइए, आपको पूरा आंकड़ा मिल जाएगा वहां से। मैं आपको बता रहा हूं कि अब समय आ गया है टू रेज, बड़े ध्यान से सुनिए, जी रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी, उसको तकलीफ देकर, डेटरेंस बाय पनिशमेंट, ये फौजी भाषा में कहा जाता है, डेटरेंस बाय पनिशमेंट। ठीक है, जी जो सारे युद्धों की आप बात कर रहे हैं पहले के, वो सब पाकिस्तान ने छेड़े थे। ठीक है जी ना, हमने जवाब दिया था, जी हमने जवाब दिया था। अब युद्ध आपको छेड़ना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, उसके ऊपर मतलब इतने कॉस्ट इंपोज करेंगे कि वो 10 बार सोचे अगला पहलगाम करने के पहले। ये मुद्दा है, ये एम है जो है, जो हम कह रहे हैं कि काइनेटिक मिलिट्री एक्शन करिए। ठीक है, 2016 में हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमारे स्पेशल फोर्सेस बॉर्डर के पार गए और हमने जो है, कोई आप समझ लीजिए कि 40 मार के आए थे लॉन्च पैड। जी कुछ दिन वो चुप रहे, उसके बाद फिर वो चुलबुली, 2 साल के बाद उन्होंने पुलवामा कर दिया। ठीक है, पुलवामा के जवाब में हमने बालाकोट किया। ये सब सिंगल सर्विस ऑपरेशन थे, जी लोन वुल्फ ऑपरेशन या लोन रेंजर ऑपरेशन। अब आर्मी की बारी, अब एयरफोर्स की बारी। ठीक है साहब, ठीक है। जी अब हम कह रहे हैं कि साहब हमने 2 बार ही ट्राई किया आपको स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग देने के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सिग्नल हमने आपको दिया कि साहब ये सीमा रेखा पार मत करिए, तकलीफ होगी आपको। ठीक है, आपको एक इशारा दिया जा रहा है, जी समझदार को इशारा काफी होता है। कुछ देर काम किया, जरूर दोनों टाइम कुछ देर के लिए चुप्पी साधी। ठीक है, 2000 ये बालाकोट के बाद तो ये कोई 2-3 साल चुप रहा, जी जब हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, बाकी सब हटा दिया। ठीक है, वो 56A वगैरह। लेकिन अब इसने जब फिर दुस्साहस किया है, इसका मतलब ये सब काफी नहीं था। ना सर्जिकल स्ट्राइक काफी थी, ना एयर स्ट्राइक काफी थी। पाकिस्तान को ज्यादा बड़ी डोज चाहिए। ठीक है साहब, और ज्यादा बड़ी डोज होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से आती है। ये नहीं कि नहीं ये तो सिर्फ पुलिस करेगी, ये तो सिर्फ इंटेलिजेंस करेगी, ये तो सिर्फ एयरफोर्स करेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच मींस डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तमाम मिलकर दबाव डालेंगे पाकिस्तान की फौज और ISI के ऊपर। और जो टेररिस्ट गुर्गे हैं, उनके जो खास निशान है, जो खास उनके लोकेशंस हैं, उनको तो टारगेट किया ही जाएगा। लेकिन वो काफी नहीं है, वो एक्सपेंडेबल है। आप प्लीज समझिए, वो किसी कराची की स्लम से निकाल के लाते हैं ये लौंडे। ठीक है, लाहौर के स्लम से, जिनको 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, जी उनको थोड़ा खाना मिलता है, उनको हथियार देते हैं, भेज देते हैं मरने के लिए। पाकिस्तान की फौज का क्या जाता है, मरते जाए, हजारों मार दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास बहुत भूखे नंगे लोग हैं। ठीक है, अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा जाए। आज के दिन वो बिल्कुल डूबने की हालात पे। पाकिस्तान फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी अपने लोगों को दे नहीं सकता। और ये देखिए साहब, ये हेकड़ी कि वो भारत में, जम्मू कश्मीर में गफलत करना चाहता है, वो पंजाब में गफलत करना चाहता है, वो बांग्लादेश में तख्ता पलट करना चाहता है हसीना वाजिद का। वो हमें दिखाना चाहता है कि वो चौधरी है पूरे दक्षिण एशिया का, और हमको लात लगा के रखेगा। और हम लोग यहाँ कितने अमन की आशा की ब्रिगेड बैठी है जो कह रहे साहब लात खाते रहो, खाते रहो, करना कुछ मत, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी।
अरे सिर्फ स्वा न्यूक्लियर वॉर होगी। कारगिल का युद्ध कितने महीने चला था? 3 महीने। 3 महीने। कितने आपने देखे न्यूक्लियर बॉम्ब दिल्ली पे फटते या कहीं और फटते? 0, अंडा, 0। यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल से ज्यादा चला है। रशिया के पास 5,800 वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉर 5,800। ठीक है साहब। जी। उनमें से क्या एक भी चलाया है उन्होंने कीव के ऊपर या किसी और टारगेट पे यूक्रेन में? देखिए साहब, सब रैशनल स्टेट एक्टर हैं, और जब आपको मालूम है आप एक इस्तेमाल करो 10 सर पे आएंगे तो कोई हिमाकत नहीं करे। खासकर पाकिस्तान के जर्नल रैशनल स्टेट एक्टर्स हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, कारें हैं, गहनों से लदी हैं उनकी बीवियां, तो वो क्या सुसाइड करना चाहेंगे? ये आसिम मुनीर साहब तो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो वो लड़ाई करा रहे हैं कि साहब मेरे को एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक एक्सटेंशन पहले ले चुके हैं, अब इनको चाहिए कि मैं जियाउल हक की तरह और परवेज मुशर्रफ की तरह 11 साल गद्दी में रहूं। तो सेवा इसके लिए इफ्तार की ख्वाहिश में अपने मुल्क को युद्ध के मुहाने पर ला दिए हैं जनरल मुनीर। पर आपसे जानना ये चाहता हूं, आपके बीच में मैं कुछ कार्यक्रम देख रहा था जनरल साहब, उसमें आप भारतीय फौज की तैयारियों को लेकर नाखुश थे। भारत में सैनिकों की संख्या में कमी को लेकर आप बड़े नाराज थे। अभी जब आप काइनेटिक एक्शन की बात कह रहे हैं तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय फौजें इस काइनेटिक एक्शन के लिए तैयार हैं? हमारा सामर्थ्य है कि हम इस प्रकार का एक्शन लें? और क्या चीन की मौजूदगी को लेकर भी हमें सचेत रहने की जरूरत है? इस पर आपकी टिप्पणी। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए साहब, हम बहुत खुश होते, सशस्त्र सेनाएं बहुत खुश होती हैं अगर हमारे 1,80,000 सैनिक काटे न गए। अगर 120 रफाल जो कब की बात हो रही है वो आ गए होते, ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर हमारे पास होते। अभी हमने जो है A-टैग्स मीडियम आर्टिलरी गन 155 मिलीमीटर जो हमारे ही देश में निर्मित है खरीदी है। कितनी खरीदी है? 310। ठीक है साहब, 7,000 करोड़ खर्चा किया है। पिछले साल आपने जो है 16,000 करोड़ का बजट सरेंडर कर दिया। क्या हम और गने नहीं खरीद सकते थे जो कितनी जरूरी है इस वक्त? ये सब होता तो वी वुड हैव बीन फार हैप्पियर। लेकिन आपको याद होगा कि कारगिल के युद्ध के दौरान जनरल वीपी मलिक साहब ने क्या कहा? जी। वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। हम लड़ेंगे जो हमारे पास है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास लड़ने के लिए पर्याप्त है, पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए तो पर्याप्त है। ये सब होता तो अच्छी तरह से मार मारते, ठीक है जी। बड़े हथौड़ा मारते। लेकिन अभी भी जो है दैट इज सफिशिएंट टू टीच पाकिस्तान अ लेसन। थैंक गॉड 36 रफाल आ गए। थैंक गॉड S-400 ट्रायम्फ जी। सरफेस टू एयर मिसाइल रूस ने हमको दे दी, ठीक है। थैंक गॉड हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ गए। 2019 में और अब में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। बहुत कुछ और होना था जिसकी हमको उम्मीद थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सब कटौती वगैरह होगी, लेकिन अब हो गई है तो कुछ नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं कर सकते, हम है ही नहीं काबिल, किसी भी काबिल नहीं है। बकवास जो है काफी है पाकिस्तान की होश हवास उड़ाने के लिए। ये मेरा सवाल है, ये आपका सवाल का जवाब है। दूसरा कहने की बात है चीन की। जी। जी, चीन ने साफ कहा है कि हायर देन द माउंटेन, डीपर देन द सीज, आयरन क्लैड रिलेशनशिप है। चीन के खुद शिंजियांग प्रांत में टेररिज्म चल रही है। जी। वहां ऐसा हो तो चीन का क्या रिएक्शन होगा? बवाल खड़ा कर देगा दुनिया भर में। और जब हमारे खिलाफ ऐसा हुआ है तो ये हिपोक्रेसी दिखा रहा है, ठीक है साहब। चीन हिपोक्रेसी दिखा रहा है क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इंटरनेशनल लॉ हमको हक देता है कि ऐसी घृणित कार्रवाई के बाद वी हैव द राइट टू हॉट परस्यूट, कि हम पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसको पलटवार करें। चीन ये राइट डिनाई करना चाहता है। तो कोई बात नहीं साहब, ठीक है साहब। चीन भी जानता है कि भारत अब कितने पानी में है, ठीक है साहब। चीन भी जानता है भारत कितने पानी में है।
और भारत जो है क्या कर सकता है। ठीक है, चीन जो है पाकिस्तान को इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, हथियार देगा, लेकिन खुद जमीन में नहीं उतरेगा। ही विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। उसको मालूम है कि अगर वो बूट्स ऑन द ग्राउंड है तो उसको टिट फॉर टैट मिलेगा। आज हम लड़ रहे हैं, कल अगर वो जब ताइवान में लड़ रहा होगा, अमेरिका से लड़ रहा होगा, हम उसकी पीठ में लात मारेंगे, जैसे कि वो मारने की कोशिश के बारे में बात। लेकिन ये बातें ही रहेंगी। आई डोंट थिंक ही विल डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम गिविंग द सपोर्ट जो कि वो पहले से ही दे रहे हैं। अच्छा, एक आपसे जानना था, भारत सरकार ने फैसला लिया है तकरीबन 350 शहरों में, जिलों में मॉक ड्रिल के संदर्भ में, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, इसके संदर्भ में थोड़ा आपसे जानकारी मिल पाएगी? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एसेंशियल जी, बहुत ही लाजमी कदम है। आखिरी वॉर ड्रिल्स की गई थी 71 की वॉर जी। में। अगर हम पाकिस्तान पे करारा पलटवार करेंगे, निश्चय वो जवाब देगा और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जी, हम ये नहीं कर सकते कि हमको जय भारत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे जनरल बख्शी साहब, जो इनका मानना है कि बातचीत का समय जा चुका, बर्दाश्त करने का भी समय जा चुका, अब समय है तो कुछ कर गुजरने का। और कर गुजरने के संदर्भ में जिम्मेदारी केवल सेना की नहीं बल्कि देश की जनता की भी है। तो देश की जनता का हौसला भी रहे और सुरक्षा के संदर्भ में जरूरी कदम भी रहें, ये बेहद जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं और जल्द फिर किसी नए विशेषज्ञ से बात करते हैं। मुझे दी इजाजत, सदा प्रणाम।